नमस्कार दोस्तों। और आज बात करेंगे एफसीआरए बिल की, जो अभी एक्ट में तो कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन अभी से राजनीति इतनी गर्मा गई है उसके ऊपर कि अमेरिका के एक सांसद जो है रायली मूर, उन्होंने इसे सीधे तौर पे ईसाई के ऊपर हमला बता दिया है। और उनका कहना है कि अगर ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ये पारित हो जाता है पार्लियामेंट से, तो आगे चल के अमेरिका और भारत के रिश्ते खराब हो सकते हैं। कहने का मतलब एफसीआरए का पूरा विरोध हो रहा है, और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, एफसीआरए और विरोध, और उसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें कही थी। तो आज उससे आगे हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे कि विदेश के साथ साथ भारत में भी जो इसका एफसीआरए का विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और यहाँ के जो एनजीओज हैं उनको इतनी परेशानी क्यों हो रही है। और देखा जाए, सामान्य अगर सरल भाषा में इसे समझें तो एफसीआरए में ऐसा कुछ नहीं है जिसको लेके बहुत ज़्यादा बवाल करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसा कि सरकार जब भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करती है, अच्छा करने की कोशिश करती है, चाहे कोई भी सरकार हो, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उसको होता है जो उस बदलाव के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान में आने वाला है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में कुछ ऐसे एनजीओज हैं जो गलत कुछ तो कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी होने वाली है। अभी हाल ही में जो सीजीपी का आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पे, और उसके बाद प्रोटेस्ट में जिन लोगों ने वहां पे अपना योगदान दिया, सबकी अपनी अपनी वजह थी। नीट पेपर लीक मामला तो बहुत पीछे छूट गया था, लेकिन इस बार जो वहां पे लोग पहुंचे थे, जैसे सोनम वांगचुक पहुंचे थे, या फिर चर्च के पादरी पहली बार भारत में किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए थे, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और अभी रायली मूर का इस तरह से बयान देना कि इससे ये ईसाइयों के ऊपर सीधा हमला है, तो ये बात समझने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या इतना या तो एफसीआरए जो है वो पूरी तरीके से ईसाइयों को टारगेट कर रहा है, या फिर जो भारत में गतिविधियां चल रही थी इन पादरियों के द्वारा या इन मिशनरियों के द्वारा, वो कुछ ना कुछ तो गलत थी। क्योंकि दोस्तों, भारत में संविधान के तहत सबको आज़ादी मिली हुई है कि हर कोई अपने समुदाय, पंथ, धर्म का प्रैक्टिस कर सकता है, उसे प्रचार प्रसार कर सकता है, यानी कि फोर्सफुली नहीं, लेकिन हाँ, अगर वो कोई सामने वाला उससे बात करना चाहे उस सिलसिले में तो वो कर सकता है। लेकिन समस्या तब आती है जब यहाँ फोर्सफुली कन्वर्जन शुरू हो जाता है, या पैसे का लालच देके यहाँ कन्वर्जन शुरू हो जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे समस्या खड़ी होती है भारत में। अब यही जो चीज चल रही थी पिछले कई सालों से, आजादी के बाद से लेकर अब तक, शायद एफसीआरए इसी पे चोट कर रहा है। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि सरकार अगर कुछ गलत और इस तरह की गतिविधि में उनको लिप्त पाती है जो कहीं ना कहीं देश के डेमोग्राफी को या देश के भविष्य को खतरे में डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर सरकार अपने हिसाब से उसकी पूरी व्यवस्था करेगी। जैसा कि कहा भी गया है कि फिर सरकार उनके लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेगी, कैंसिल किया जा सकता ही है। इसके साथ साथ उनके एसेट्स को, उनकी प्रॉपर्टी को सीज भी किया जा सकता है। और अगर एक बार उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, उनके सारे के सारे जो एनजीओस बंद हो जाएंगे, तो वो सारे के सारे वो एनजीओस फिर सरकार के कंट्रोल में आ जाएंगे, सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे। यहां तक कि उस एनजीओ से जुड़े हुए जो दूसरे संस्था हैं, चाहे वो कुछ भी हो, शैक्षणिक संस्था से लेकर चाहे कुछ भी हो, वो सब के सब सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इस बार एफसीओ को लेकर, एफसीआरए को लेकर जो है बहुत ही सख्त नियम बना रही है। और देखा जाए दोस्तों, तो नियम सख्त नहीं है, लेकिन जो इस एफसीआरए के कमजोर होने का, या आप कह सकते हैं कि इसके प्रभावी ना होने का जो लोग फायदा उठा रहे थे, अब उन्हें सबसे ज्यादा बेचैनी हो रही है। उसमें से एक है अमेरिकी मूल के सांसद रायली मूर। अब ईसाइयों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, समस्या क्यों हो रही है, और रायली मूर को क्यों हो रही है, और सरकार को क्यों हो रही है, ये उनके बीच का मसला है। लेकिन मैं इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ थोड़ा सा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा सोनम वांगचुक पे, जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, बाद में उन्होंने अनशन तोड़ दिया। एफसीआरए
का जो एक बम है ये उनके एनजीओ के ऊपर भी फूटा है और उनके एनजीओ का भी सरकार ने लाइसेंस कैंसिल किया है। अब ये लाइसेंस कैंसिल इसलिए होता है क्योंकि जो हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जो झड़प हुआ था सिक्योरिटी फोर्स के साथ वहां के एपेक्स बॉडी का, लद्दाख के या फिर कारगिल फ्रंट अलायंस का जो वहां पे झड़प हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल हुआ था। और कहा जा रहा है क्या कि जो वहां पे हिंसा हुई थी प्रदर्शन के दौरान और जिस तरीके से वहां पूरा बवाल मचा था, उसमें कहीं ना कहीं इसी फॉरेन फंड का इस्तेमाल हुआ था। और वो जो फॉरेन फंडिंग मिली थी वो सोनम वांगचुक के एनजीओ को मिली थी और उसी के तहत, उस फंडिंग के तहत ही फिर वहां पे ये सारी चीजें हुई थी, जो प्रदर्शन वगैरह हुआ था। हालांकि सरकार ने ये नहीं कहा था कि, इसके बाद सरकार ने कभी नहीं कहा था कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा देगी लद्दाख को, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, सरकार ने आश्वासन दिया था कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा 5 साल के भीतर भीतर। अब हो सकता है कि सरकार किसी और तरीके से बात करना चाह रही है और जो सोनम वांगचुक हैं उन्होंने किसी और तरीके से इस पूरे मुद्दे को या सरकार की बातों को उन्होंने दूसरे तरीके से समझा। लेकिन जो एक बात क्लियर है वो ये कि, अच्छा इसके बीच में मैं एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूंगा, वो कि सरकार कह रही है कि मैं पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हाँ वहां के जनप्रतिनिधियों को प्रशासनिक और इसके साथ साथ कुछ वित्तीय अधिकार दिए जा सकते हैं अपने उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए। और वहां पे जो अभी आप अच्छी गतिविधि कर सकते हैं आप वहां पे जरूर करें और अपने उस जो केंद्र शासित प्रदेश अभी जो आप लद्दाख में को देखते हैं, इसका आप विकास कर सकते हैं। अच्छा, लद्दाख भी अस्तित्व में आया है ये 31 अक्टूबर 2019 में, जब वहां पे आर्टिकल 371 को अबॉलिश किया जाता है, खत्म किया जाता है। और इस आर्टिकल के खत्म होने के बाद जो है फिर वहां पे जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया जाता है और लद्दाख को जो है एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। और लद्दाख को देखा जाए तो वो बड़ा सेंसिटिव एरिया भी है, चूंकि वहीं बगल में आपका चीन है और उसने एक लंबा एरिया कवर भी किया है भारत का अक्साई चीन का। तो कुल मिला के यहाँ पे जो परिस्थिति बन रही है वो ये है कि सोनम वांगचुक भी अगर पहुंचते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे वो उनका एनजीओ जो कैंसिल हुआ है, सरकार ने उसको रद्द किया है, उसका आप कह सकते हैं कि एक रिवेंज भी था या एक फ्रस्ट्रेशन भी था जिसको सरकार ने ठंडा कर दिया। अब इसके बाद रायली मूर जो अमेरिकी संसद है, सरकार उनसे कैसे निपटती है, अब ये भी देखने वाली बात हो जाती है। और सरकार इन सबके बीच में विपक्ष है और इसके साथ साथ जो दूसरे एनजीओज हैं उनको कैसे सरकार जो है वो इस एफसीआरए के ऊपर लेके आती है और एक सहमति बनाती है जिससे कि एफसीआरए बिल पास हो जाए, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो देखते हैं कि आगे भविष्य में क्या होता है और एफसीआरए क्या जो जिस मूल रूप में है, क्या उस मूल रूप में ये पास हो पाता है पार्लियामेंट से या फिर इसमें कुछ बदलाव करने के बाद इसे पास किया जाता है, तो ये अब देखने वाली बात होगी। हालांकि इतना तो तय है कि जिस तरीके से किसान बिल ने भारत के भीतर घरेलू पूरे बाजार में और पूरे के पूरे भारत के अंदर खलबली मचा दी थी, एफसीआरए ने ठीक उसी तरीके से खलबली मचाई है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो देखना है कि अब भविष्य में क्या होता है। तो मिलते हैं फिर किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।